वेलकम बैक टू एवरीवन जो तमाम सुनने वाले हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी राय देने के लिए फेसबुक पेज पे जाएं और फेसबुक पेज पे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स लिखें और प्रोग्राम में मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं, आने वाले प्रोग्राम में वो क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। हम हमेशा आपके लिए ओपन डोर पॉलिसी के तहत काम करते हैं और आप ही के प्रोग्राम, आप ही के सजेशंस को आगे लेकर ही प्रोग्राम्स बनाते हैं। और तमाम सुनने वाले इस वक्त जब इस प्रोग्राम को हाईलाइट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में मैसेज करना चाहते हैं, तो अपने राइट मैसेज में जाकर SPR स्पेस अपना नाम 8881 पे सेंड कर दीजिए। हम आपके मैसेजेस रीड करेंगे और इसी पे बिल्कुल अमल करेंगे। और तमाम लोग जो कराची और कराची से बाहर इस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ये कट हो जाएगा ना। तमाम लोग जो कराची और कराची से बाहर इस वक्त प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, वो www.sindhpolicefm.com को लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जी आबिद बाना साहब, मज़ीद जो हम बात कर रहे थे फ्रीडम के हवाले से, माइंडसेट के हवाले से, मैं आपको कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में जो रीड आउट किया है उनके बारे में बताता चलूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद पाकिस्तान में रहते हुए जिनके रिसोर्सेज बहुत कम थे, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, लेकिन उनका माइंडसेट जो आपने बात की थी, उनका जो गोल था, उनका जो फोकस था, उनका लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू वर्ड्स वर्क थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम बनाया, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक में हम जाते हैं या लोग जाते हैं या बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जाती हैं, तो इनका जिक्र हमेशा हो रहा होता है। इसमें सर एक नाइला आलम एंड यास्मीन दुरानी है। These two Pakistani women have been honored by White House for their humanitarian work. The honor of Hope Award recipient manage and a philanthropic venture called Express Care. तो आप फेसबुक पेज पे जाएं, उस एक्सप्रेस केयर को ढूंढने, देखिए इन ख़वातीन ने कितना ज़बरदस्त काम किया। तो मैं समझता हूँ ये भी एक मैसेज है टू ऑल पाकिस्तानीज़ के हमारे पास रिसोर्सेज बिल्कुल ही समझ लें कि स्कैर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, लेकिन इन लोगों की जो जदोजहद है, काम है, मेहनत है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मज़ीद इसके बारे में बताते चलें। द एक्सप्रेस केयर विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग डेली एसेंशियल्स सच एज फूड एंड मेडिसिन टू लो इनकम इंडिविजुअल्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स विद एम्प्लॉयमेंट। एक थर्ड पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताता चलूँ, आयशा फारूक। आयशा इज़ पाकिस्तान फर्स्ट एवर फीमेल वॉर रेडी fighter pilot. The 26-year-old fighter hailing from Bahawalpur is one of the 19 women who have achieved the rank of pilots in Pakistan Air Force over the last decade. There are 5 other females fighters pilots, but they have yet to take final test to qualify combat. The fourth personality, the Faizan Buzdar, acknowledged by US President Barack Obama, Buzdar's startups Convo has successfully launched a social network फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ और तमाम सुनने वाले इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो कॉन्वो जो है सर्च करें और इस फैज़ान बुज़दार के बारे में रीड आउट करें। आपको एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं चाहता हूँ इस 14 अगस्त के साथ साथ आपको जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ज़रूर उस पर हिकमत अमली बनाएंगे और इस तरह से काम करना स्टार्ट करेंगे। The Convoy is successfully launched in a social network for global organization. His innovation has led to $5 million in funding from venture capitalists in the US, including Morganta and Ventures, which has significant holdings in tech giants such as Apple. Buzdar is a graduate of Ghulam Ishaq Khan GIKI Engineering Sciences and Technology University. The last personality before another talk with Abid Bana, the Professor Asim Khwaja. He is the first professor of Pakistan descent that has been hired by prestigious Harvard University John F. Kennedy School of Government. His research has received coverage from numerous media outlets including The Economist, New York Times, Washington Post, International Herald Tribune, Al Jazeera, CNN and BBC. सर आबिद बाना, ये जो पर्सनालिटीज़ के बारे में जो हमने थोड़ा बहुत ट्रिब्यून का जो आर्टिकल था, जो उसके थ्रू हम इनको समझाना और बताना चाहते थे लोगों को, आप क्या समझते हैं कि आज़ादी सिर्फ उस चीज़ का नाम है कि हमने जंग करने के बाद हमारे जितने बॉर्डर पे जो लोग हमारा काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको भी यौम आज़ादी की खुशियाँ बांटने के लिए हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, हम चैन की नींद सो रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं, सुकून से पी रहे हैं और बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो हम FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से उनको सलाम पेश करते हैं। आप हैं तो हम खुश हैं,
आपकी मेहनत जो रंग लाई है, हम एक सुकून का सांस ले सकते हैं। मज़ीद बात करते हैं सर। आप आज़ादी को समझते क्या हैं? आपके हिसाब से आज़ादी है क्या? क्या सिर्फ जंग का नाम है, या फिर जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर अपना ख्याल करने का नाम है, या फिर अंदर ही अंदर जो हमारे गुमान हैं, हमारे शक शुबात हैं, उनसे लड़ने का नाम है? आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल फ्रीडम? फ्रीडम, जो आपने आखिर में एक जुमला कहा कि अपने अंदर एक जंग का नाम है, इस पर एक बाप और एक बच्चे की कहानी याद आती है। बेटा बड़ी मासूमियत के साथ अपने वालिद से सवाल करता है कि क्यों दुनिया में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बुरे होते हैं। तो बाप अब बच्चे के लेवल पर जाकर उसे समझाता है कि बेटा देखो, हर इंसान के अंदर ना, तुम तसव्वुर करो कि दो शेर होते हैं, एक सफ़ेद शेर और एक काला शेर। जी। कहते सफ़ेद शेर जो है वो उसे अच्छाई की तरफ खींचता है, और जो काला शेर है वो आप कह सकते हो कि उसे बुराई की तरफ खींचता है। जी। तो बच्चा फिर बड़ी मासूमियत से सवाल करता है कि पापा फिर कौन सा शेर जीतता है। तो बाप कहता है कि बेटा, जिस शेर को तुम खाना खिलाते हो, जिसे जिसे तुम खुराक देते हो, जिसे तुम फीड करते हो। तो हम बात कर रहे थे माइंडसेट की आज़ादी। आप किस चीज़ को फीड करते हैं अपनी लाइफ में, किस माइंडसेट को आप फीड करते हैं, आप उसी माइंडसेट की तरफ चले जाते हैं। आप अगर हेलमेट ना पहनने को बहादुरी समझते हैं, तो आप हमेशा हमारी कॉम में हमने देखा है, वो हमारे जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर फुट टैंक पे आगे की तरफ बिठाया जाता है। जी। हमें लगता है बच्चा है, हवा खा रहा है, एंजॉय कर रहा है बाइक पे। हम उस वक्त ये एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन ऑफ द हाउस भूल जाते हैं कि ये बच्चा सीख रहा है। तो जिस तरह से आप आज बाइक चला रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को गालियां दे रहे हैं, या आप किस तरह से हेलमेट पहन के एहतियात से अपनी लेन में चला रहे हैं, वो सब कुछ वो बच्चा सीख रहा है। जी। तो आप ये ना समझें कि आप उस रोड पर बाइक चला रहे हैं और फैमिली को घुमा रहे हैं। आप ये समझें कि आप बच्ची का मुस्तकबिल, उसकी तकदीर बना रहे हैं उस रोड पर, क्योंकि जो वो देख रहा है ये उसका माइंडसेट बन रहा है। जी। अब मैंने एक बाइक की एग्जांपल दी, इसी तरह से गाड़ी की भी एग्जांपल है। जी। ठीक है, आप सीट बेल्ट पहन रहे हैं तो आपका बच्चा भी देख के पहन रहा है। जी। आप रूल्स अगर रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, आप सिग्नल पे रुक रहे हैं, बच्चा आपको देख के वो भी फॉलो कर रहा है। फिर खुदा ना खासा फ्यूचर में होता है कि ये फिर वही बच्चे आपको नज़र आते हैं जिनके बड़ी कम उम्र पे, मैं देखता हूँ अक्सर अखबार में तस्वीर आई हुई होती है कि एक्सीडेंट हो गया और इनकी फौत हो गई, इनका जानी नुकसान हो गया। आप इनकी कभी अगर हिस्ट्री में कभी जाएं या कोशिश करें जाने की, तो वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि कहीं एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो किसी की गलती ही होती है हमेशा, कभी कभार आपके नसीब लिखा होता है। जी। लेकिन कोई ना कोई गफलत ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं पे शामिल होती है। जी। तो वहाँ पे आप जो भी एज अ पेरेंट कर रहे हैं, आप एज अ फादर, एज अ मदर अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं, बच्चा वो हर चीज़ देख के आपको कॉपी कर रहा है, सीख रहा है, फॉलो कर रहा है। आप उसके माइंडसेट को फीड कर रहे हैं, आप ज़बरदस्त। बिना चाहते हुए भी उसके माइंडसेट को फीड तो कर रहे अच्छा, हैं। इन जो हमारे माँ बाप हैं, इनके अलावा जो सोसाइटी है, जो हमारा बिल्कुल। मुआशरा है, इनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग पे। चलो सोसाइटी के बाद बात करते हैं, हमारे शहर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो बच्चों पे बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। शहर के बाद सूबा है, सूबे के बाद पूरा मुल्क है। उन सब का एक कोई ना कोई रोल है लोगों की डेवलपमेंट के लिए। आप क्या समझते हैं, कहाँ पर हिकमत अमली को बेहतर बनाया जाए, स्ट्रैटेजी को बेहतर किया जाए कि ये छोटी छोटी बातें जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन पे आज हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इन चीज़ों में शायद वो बात कम करते हैं। वो आगे जाके डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो तरक्कियों की बात करते हैं, नई रिसर्चेस की बात करते हैं। हम आज भी छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम वो नहीं कर पा रहे, जो हम बाकी जो वेस्टर्न कल्चर उनको मीट नहीं कर पा रहे। कहीं तो गलती हो रही है। हर वक्त बच्चों की गलती नहीं होती, माँ बाप की गलती नहीं होती, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ऐसा पाला होता है। कुछ ऐसे स्टेप्स बताइए ताकि हम इस आज़ादी के मौके पर आज 14 अगस्त पे लोगों को बताना ये चाहेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम तरक्की कर सकते हैं और हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम एजुकेशन। जी, एजुकेशन की बात सर, एजुकेशन पे हम मज़ीद और भी बात करेंगे। एक आपका फैक्टर हो गया एजुकेशन, दूसरा आप कह सकते हैं हैविंग अ लिबरल और ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट, यानी कि लिबरल माइंडसेट एंड ओपन माइंडसेट। एंड सर, आप क्या समझते हैं कि जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, अगर इसको भी स्कूलों में पढ़ाया जाए तो एक पढ़ा लिखा फ़र्द आगे आएगा। जो उसके बाद यानी कि जो रिसर्चेस हैं, साइंटिफिक माइंडसेट है, इनको स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट में जो लोग आएंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे। जितने भी सारे लोग इस वक्त अभी बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए हैं, उनका जो एक्यूमेन है, एजुकेशन एक्यूमेन है, वो नहीं है, इसलिए उनकी सोच वो नहीं है। अगर मैं समझता हूँ, जो मेरा मेरा मानना है, अगर तमाम सुनने वाले इस बात को अग्री करते हैं तो वो बता भी सकते हैं फेसबुक के पेज के थ्रू। जो मैशियत है और जितनी ज़बानें हैं जो पूरे पाकिस्तान में बोली जा रही हैं, वो दोबारा रिपीट करता हूँ, एजुकेशन के अंदर इकोनॉमिक्स, ऑल लैंग्वेजेस, रिसर्च, और उसके बाद जो आपकी अंग्रेज़ी है, जिसको आप स्टाइल बोलते हैं कुछ भी, लेकिन अंग्रेज़ी कितने हद तक समझने वाली अंग्रेज़ी, सिर्फ वो नहीं कि आप कितना स्टाइल मारते हैं, आप अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट की बात करते हैं या आइल्स कोर्स की बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े आप चप्पे चप्पे पे जाए इदारे खुले होते हैं कि 3 माह में आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, वो वाली अंग्रेज़ी नहीं, समझने वाली। और उसके बाद सियासत, ये वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनको तालीम के जो आपकी बेसिक्स हैं, जो 5वीं जमात के बाद एक्चुअल आपके जो बिल्डअप हो रहे होते हैं, उसमें सियासत, मैशियत, ज़बानें और साइंटिफिक रिसर्च का रुझान पैदा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो अगले 10 सालों में जो आपकी जो आर्टिकल्स आपके तैयार होंगे फैक्ट्री के अंदर, एजुकेशन फैक्ट्री के अंदर, वो अच्छी सियासत भी कर सकते हैं, अच्छे इदारे भी बना सकते हैं और अच्छी मुल्क की कंडीशन भी बता सकते हैं, बना सकते हैं। जब ये बिल्कुल मुल्क ऐसा से ही है। बाहर जा रहे होंगे तो उनको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होगा। आजकल तो सर कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि बाहर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, पाकिस्तान में आए और बनी बनाई सियासत की एक सीट थी और अपने आप को चेयरमैन कहने लगे, अपने आप को एक बड़ा पॉलिटिकल बंदा कहने लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा स्टैंडर्ड है वैसे ही रहने दीजिए, 4 सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपके आर्टिकल्स बेहतर तैयार होंगे, आपके प्रोडक्शन अच्छी तैयार होगी, आपका जो इस वक्त जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें मसला सबसे बड़ा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर आप जो बात कर रहे हैं वो एक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, डाइवर्सिटी इन एजुकेशन सिस्टम बहुत अहम टॉपिक है ये। जी डाइवर्सिटी के साथ साथ हमें एक और भी जो चीज़ सिखाने की ज़रूरत है वो है प्लूरलिज्म। बड़ा ज़बरदस्त बात की सर। प्लूरलिज्म डाइवर्सिटी है कि आपने ऑरेंज टी शर्ट पहनी है और मैंने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, ये डाइवर्सिटी, हमारे पास दो मुख्तलिफ रंग आ गए। प्लूरलिज्म है कि क्या हम दोनों अपनी अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके हार्मनी में रह सकते हैं या नहीं। जी आर यू ओके कि मैंने हरी टी शर्ट पहनी है और क्या मैं इस बात से ओके हूँ, तसल्ली बख्श हूँ कि आपने ऑरेंज टी शर्ट पहनी और मुझे इससे कोई एतराज़ ना हो। जी ठीक है मुझे आपके ऑरेंज को देख के गुस्सा ना है। जी ठीक है, मुझे आपके साथ बात करने में कोई झिझक महसूस ना हो। तो डाइवर्सिटी है हमारे पास 4 सूबे हैं, उनमें कई आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक रफ एक आइडिया दूं बिल्कुल आपको, तो हर 25-50 किलोमीटर के बाद ज़बान तब्दील हो जाती है। इवन ट्रैवल सर करें हाईवे आप पे तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी में फ़र्क आ जाता है। उसमें जैसे फ़र्क कि आ जाता है। बिल्कुल आप फॉर एग्जांपल हम एक ज़बान का नाम लेते हैं, ये सिंधी स्पीकिंग है, बिल्कुल और उसमें आप हैदराबाद वाली सिंधी उठाएं वो डिफरेंट मिलेगी आपको, बिल्कुल। कराची की डिफरेंट होगी, नवाबशाह चले जाएं, थोड़ी नवाबशाह मुख्तलिफ है। और डिफरेंट होगी, और इवन अब मेमन लोग बात करें उनकी जो डिफरेंट होगी। मतलब वक्फे वक्फे से आपको चेंजेस मिलेंगे। फिर उर्दू बिल्कुल। भी इसी तरह से है, अगर कोई मतलब हैदराबाद में उर्दू बोल रहा होगा वो डिफरेंट होगी, जो पंजाब में बोल रहे होंगे, इस्लामाबाद में बोल रहे हैं वो डिफरेंट होगी। बिल्कुल, मेरा बस सवाल पूछने का मकसद ये है आबिद साहब कि अगर इन लैंग्वेजेस को, तमाम लैंग्वेजेस को कोर्स का हिस्सा बनाया जाए और लोग बोलना स्टार्ट कर दें, इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वेस्टेज ऑफ टाइम होगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? मुझे नहीं पता आप इतनी सारी लैंग्वेजेस को कोर्स का पार्ट कैसे बनाएंगे। मतलब मैं थोड़ा और बैकग्राउंड बताऊं अगर आप चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये प्लीज। चाहता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल हम जब किंडरगार्टन में होते हैं तो उसमें हमें एक उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है, और अगर हम सिंध में हैं तो अंग्रेजी, सिंधी ज़बान पढ़ाई जाती है, जी और अरबिक भी पढ़ाया जाता है। ये तो 3 ज़बानें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ सकते हैं, और थोड़ा और आप डेवलप होते हैं तो अंग्रेज़ी भी ऐड किया जाता है, और किंडरगार्टन में तो आपको ABC पढ़ा के फिर आगे डेवलप किया। 4 ज़बानें होगी, ये तो मैंडेटरी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जैसे कि
चंद ज़बानों का भी नाम ले लेते हैं, जिसमें बलोची हो गई, पख्तूनी हो गई, और मेमनी ज़बान हो गई, कच्छी ज़बान हो गई, और तमाम ज़बानें जितना शायद मुझे इल्म नहीं है और पाकिस्तान में बोली जा रही हैं, अगर इनको हम हिस्सा बनाएंगे और कोर्स का करिकुलम का पार्ट बन जाएगा, तो जो बंदा कराची में इस वक्त बैठा हुआ है और वो इस्लामाबाद लाहौर ट्रैवल करेगा, वो उसी के लहजे में, उसी की ज़बान में बात करेगा। सर एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है कि यार ये अपना बंदा है, सर अपने अपने हिसाब से बात कर रहा है। अगर जो कराची में इस वक्त बैठा हुआ है वो सिंधी स्पीकिंग का लहजा सीख ले, सिर्फ ये नहीं कि 9th जमात का पेपर पास कर ले, इसके अलावा वो लर्न कर ले, और वो जब हैदराबाद ट्रैवल करे, सक्खर ट्रैवल करे, नवाबशाह ट्रैवल करे, उन लोगों से घुल मिल जाए, तो मैं समझता हूँ उसको भी वही रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपका ज़बान का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि कराची से बैठ के लाहौर से ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो जो आपका ज़बान का जो इम्पैक्ट है, उस बंदे की ज़बान में आप ये जाके बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। और ये करिकुलम के पार्ट अगर हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। एक दूसरा सवाल मैं आपसे मज़ीद करना चाहूँगा कि अगर जो पॉलिटिक्स है उसको बैचलर्स में नहीं, अगर 5वीं जमात के बाद ऐड किया जाए, छोटे छोटे ही चैप्टर सही, जैसे कि हम पाकिस्तान स्टडी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसमें ज्योग्राफी भी हो रही होती है, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का अलग से एक सब्जेक्ट हो जो 5वीं जमात में पढ़ाना स्टार्ट किया जाए, कि असेंबली क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होता है, सेनेट क्या होती है, और वुज़रा का क्या काम होता है, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, मतलब छोटे छोटे लेवल। 5वीं जमात में थोड़ा पढ़ाएं, 6ठी जमात थोड़ा और कोर्स को एक्सटेंड कर दें, 7वीं जमात में मज़ीद एक्सटेंड कर दें, तो एक साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, इंग्लिश जो आपकी एम इकोनॉमिक्स, और सॉरी एम इंग्लिश वाला ग्रेजुएट, और आपका बीकॉम वाला ग्रेजुएट, जितने भी ग्रेजुएशन इस वक्त हो रही हैं, इवन डॉक्टर ग्रेजुएट जितनी भी हो रही हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स से सब लोग किस पेज पे होंगे, एक ही पेज पे होंगे कि उनको सियासत समझ में आ रही होगी कि दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन सर आज मुझे ऐसा लगता है पेड़ बकरियों की तरह हर फील्ड वाला बंदा कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, और ऊपर फैसले हो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आते, और क्या होता है टीवी पे एक लाइन चलती है, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि द पीपल आर बिहेविंग, जो टॉप मैनेजमेंट जो मुल्क की है, वो शेफर्ड की तरह है, हम बकरियों की तरह हैं। वो कहते हैं कि कल से ये पॉलिसी है, आपको अप्लाई करनी है, हम वही काम करना स्टार्ट कर दें। मैं यही इस वक्त समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा, तो सियासत समझ आना शुरू हो जाएगी, और करिकुलम बेहतर होने लगेंगे, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो बच्चे समझना स्टार्ट हो जाएंगे, मुल्क कैसे चलता है वो समझना स्टार्ट हो जाएंगे। जब सब लोग हम एक पेज पे होंगे, तो मैं समझता हूँ मुल्क की मैशियत में और भी बेहतरी आ सकती है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आपने 2 सवाल मुझसे पूछे हैं, एक लैंग्वेजेस जी, लैंग्वेजेस का हमने क्लियर और कर दिया, एक आप ऐड करना चाहिए पॉलिटिक्स। जी। तो लैंग्वेजेस के वाले से 2 इनपुट देना चाहूँगा कि रिसर्च ये कहती है कि जब जो लोग ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं उनका माइंड ज़्यादा शार्प होता है। हाँ, ज़बरदस्त। ठीक है, क्योंकि आपके पास आप कह सकते हैं सब ब्रेन में अगर एक कैपेसिटी है, तो लैंग्वेज एक तरह का आप कह रहे हैं कि एक अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके ब्रेन में आ रहे हैं। जी जी। ठीक है, आज की अगर यूथ को मैं टारगेट करते हुए समझाऊं, तो सेल फोन आपके पास है, वो स्मार्टफोन तब बनता है जब आप उसके अंदर ऐप्स भरते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ब्रेन आपके पास, आप समझ लीजिए एक डिवाइस है, एक मोबाइल डिवाइस है, लेकिन वो उसका आप फुल पोटेंशियल तब यूटिलाइज कर सकेंगे उसमें जितनी ज़्यादा आप ऐप्स भरेंगे। वो ऐप्स क्या हो सकती हैं? वो डिफरेंट माइंडसेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो जी, सकती जी। हैं, वो डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं। तो ये ज़्यादा ज़बानें बोलना आए तो बच्चे की जहन की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और मैं समझता हूँ कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन जी। उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर जो जहन में रखनी है, वो ये रखनी है कि हमने इसकी एजुकेशन का तरीका मुख्तलिफ रखना है। जिस तरीके से हमारे स्कूल में आज सिंधी पढ़ाई जाती है, आई एम श्योर मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपने कौन से चैप्टर्स पढ़े थे या किस तरह के पढ़े थे, और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड सिंधी नहीं है, तो आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सर कुछ भी क्या, एक वर्ड भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे। Exactly. और एक जो मशहूर अल्फाज हो जाते हैं, मतलब वो कहते हैं कि ही भोलड़ो आहे। हाँ, तो बकरी, ठीक है, वो अल्फाज याद तो आते हैं। लेकिन रंजीत, we have to respect all the languages. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिंधी पढ़ाई गई हमें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्लास 6 से हमने पढ़ना शुरू की थी। 6, 7, 8, 9, 10 5 साल तक हमने पढ़ी, और अगर आज आप मुझे पूछे तो उसका मुझे एक लफ्ज़ याद नहीं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे हमारे लिसनर्स होंगे जो इस बात से कनेक्ट कर सकते होंगे। तो लैंग्वेज कहाँ पर जाके असर करती है? सिर्फ पढ़ना और लिखना सबसे कमज़ोर तरीका है उस लैंग्वेज को सीखने का, और सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आपको बोलने आ जाता है। जी जी। तो यस, मैं आपके एक पॉइंट से सहमत हूँ कि सिखाई जाए, लेकिन 5वीं इज़ टू लेट।
5वीं तक पहुंचते पहुंचते कहानी बहुत देर से मतलब हो आप कहते हैं जाती है। और मजीद पहले से आप आ जाएं उसको नर्सरी लेवल से आप ले आएं। जबरदस्त। देखें आपने घर में कौन सी जबान बोलना सीखी थी घर से? पहले मैं घर मदर में से टंग। मदर टंग हमारी सिंधी लैंग्वेज, जिसको अभी इस वक्त हम अपना घर का हिस्सा बना चुके हैं। बिल्कुल अगर मैं अंदरूनी सिंध भी जा रहा होता हूँ तो वहीं भी वही लैंग्वेज होती है। इवन मैं कराची में हूँ तो वही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल आपका एक लहजा बह जाता है, आप उसके अल्फाज से फेमिलियर होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले, आपकी जी। जबान को पता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जी। ठीक है, तो जब बच्चा बोलना सीखता है तब जबान पे ग्रिप आती है, ना कि Exactly. सिर्फ लिखना और पढ़ना। एब्सोल्युटली। तो आपने अगर स्टार्ट करना है, आप 5 लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करें, 6 करें, और बच्चे की जो आप कह लें कि ब्रेन की डेवलपमेंट है वो उस एज पे हाईएस्ट होती है। ओह। तो आपने इसको स्टार्ट करना है नर्सरी से या इससे भी पहले से। जब बच्चा और 3 या 4 साल का होता है, क्लास 1 तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चा हो गया 6 साल का, क्लास 2 पे हो गया 7 साल का, आपकी गेम खत्म हो चुकी वहां तक। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इसको ग्रेजुएशन मास्टर्स का भी हिस्सा बनाया जाए। अगेन अगेन जो भी करना है वो पहले करना है। पहले करना है, मतलब मैं तो टू लेट हो गया। अच्छा, late. मैं मजीद इसमें और Timing भी में। ऐड करना चाहूंगा कि लैंग्वेज का और कहीं पे, ये तो बिजनेस की बात हमने कर ली कि इंटरनल बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा फायदा होगा। चलो एक बात कर लेते हैं, एक डॉक्टर है जो मतलब अंदरूनी सिंध से उसका ताल्लुक था, वो कराची शिफ्ट हो गया और इस वक्त समझ ले कि सदर में अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। वहां पर वो डाइवर्स कल्चर जो है वो आ रहा होगा उसके पास। अगर कोई पख्तूनी आ रहा है तो अगर डॉक्टर पख्तूनी में से बात करेगा तो मैं समझता हूँ आधा तो ठीक वहीं हो जाएगा। पता है क्यों ऐसा होगा? कि यार मुझे बंदा अपनी लैंग्वेज में समझा रहा है, वो मेडिसिन अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहा, बाबा ये शाम सुबह लेनी है, वो उसकी लैंग्वेज में उसको समझा रहा है। तो डॉक्टर एंड पेशेंट भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपकी बात को कनेक्ट करता हुआ ही चलूंगा। जी। आपने क्या कहा, वो उसे समझा रहा है बोल के लिख कर नहीं, हाँ पढ़ कर नहीं, सर। बोल कर। तो स्पीकिंग फर्स्ट, लिसनिंग Yes. बाद, लिसनिंग तो उसी वक्त हो रही होगी जी। राइटिंग थर्ड, राइटिंग एंड रीडिंग रीडिंग फोर्थ। जबरदस्त आपने रीडिंग slow एंड राइटिंग बनाया। बाद में आती है, पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग आती है। जी, बड़ा जबरदस्त। कम्युनिकेशन का पार्ट बनाना है, होनी चाहिए। और आपकी इनपुट से और भी बहुत सारी बातें निकलेंगी कि सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी नहीं, बच्चे का जहन भी वो हो रहा है, वो आगे जाके एक ग्लोबल कम्युनिटी में जाकर जब कहीं उठेगा बैठेगा तो कह सकता है कि मुझे सिर्फ उर्दू या अंग्रेजी या अपनी मदर टंग नहीं ऑल आती, रीजनल लैंग्वेजेस मुझे मोस्ट, आप ऑल ना सही लेकिन हाँ। मोस्ट रीजन लैंग्वेज की, जो हर सूबे की एक आप कह सकते हैं कि जो एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। आबिद बाना साहब, दिल नहीं कर मैं आपको रोकूं, लेकिन प्रोड्यूसर साहब सामने से आप भी देख रहे होंगे, बड़ा इशारा कर रहे हैं कि आपका टाइम बहुत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त हमारा कंटेंट और इस वक्त स्पीचेस चल रही हैं। तमाम सुनने वालों को हम कहते हैं कि आप कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। और ब्रेक के बाद हम अपने प्रोड्यूसर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ज़बरदस्त ट्रैक चलाया जाए, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। और इस मौके पर, इस समय पर बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रैक हम तमाम सुनने वालों को डेडिकेट करते हैं। ये